नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल्तान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, वैसे तो आजकल डिजिटल मीडिया का दौरा है और सभी के पास मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, व्हाट्सएप हर बंदे की ज़रूरत बन चुका है। और एक अच्छा फीचर है जो कि आपको बताएंगे कि आईफोन सार्फिन के लिए पेरेंटल कंट्रोल्स का अलग सेशन व्हाट्सएप ने मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया है। इसके ज़रिए व्हाट्सएप के पेरेंट मैनेज अकाउंट्स के ज़रिए वालिदैन या सरपरस्त ये तय कर सकेंगे कि बच्चे से कौन राब्ता कर सकता है और किन ग्रुप्स में उसे शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल, और ये वक्त की ज़रूरत भी थी। वालिदैन बच्चों के लिए चैनल्स और स्टेटस समेत बग़ैर जो बाज़ फ़ीचर्स हैं उन तक रसाई भी महदूद कर सकेंगे। अकाउंट की बाज़ सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात भी हासिल की जा सकेगी और साथ ही साथ नए फ़ीचर के तहत वालिदैन नए राब्तों, ब्लॉक किए गए सारिफीन और प्रोफाइल में की जाने वाली तब्दीलियों से मुतालिक भी मालूमात हासिल कर सकेंगे। पेरेंट्स जब बच्चों को फ़ोन देते हैं तो सबसे पहले उनके तहफ़्फ़ुज़ात यही होते हैं कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, कहीं चैट डिलीट तो नहीं कर रहे हैं और कहीं गलत हाथों में तो नहीं जा रहे हैं या किसी गलत बंदे से बात तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप ने जो फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं उसकी बदौलत पेरेंट्स एक कंट्रोल रख पाएंगे, निगरानी हो सकेगी बच्चों की। एग्जैक्टली, ये बहुत ही खुशाइंद इकदाम है। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तज़किरा होगा पाकिस्तान तुर्की दिफाई मुआहदे का, जिसको ईरान अमेरिका जंग के बाद खुसूसी हैसियत हासिल हो गई है। बरतानवी मीडिया इसको ये दावा कर रहा है और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते के किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है। सऊदी ओहदेदार ये वजाहत भी कर रहे हैं क्योंकि ये तासुर पैदा हुआ कि कहीं ये सारा इत्तेहाद जो है कहीं ईरान के ख़िलाफ़ तो नहीं है। तो तीनों ममालिक ने अलहदा ये वजाहत दे दी है कि इस तरह का कोई भी जो तासुर पैदा किया जा रहा है वो हकीकत पर मबनी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बात होगी कि सिंध हुकूमत का मीर रज़ा केस की तहकीकात हाई कोर्ट जजेस से करवाने का फैसला। मीर रज़ा के दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। गोली पीछे से लगी और हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की गई, मस्क करने की कोशिश की गई। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। फिर बात होगी कश्मीर के इंतखाबात का तीसरा मरहला आज से शुरू होने जा रहा है। कैसे इंतज़ामात हैं, किसके दरमियान मुकाबला सख्त होगा। अभी तक नून लीग फातह के तौर पर देखी जा रही है और बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी है इस वक्त, जो कि बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जो भी नताइज होंगे और जो भी सूरत हाल रहेगी उससे आपको बर वक्त मुतला रखेंगे। उसके बाद बात होगी बरसात के मौसम में चेहरे के साथ साथ बालों की हिफाजत कैसे करें और ये मौसम आपकी जिल्द और बालों को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। और आखिर में बात होगी कि क्या आपका बुर्ज कामयाबी, मोहब्बत और खुशहाली के नए दरवाजे खोलने वाला है या मामला कुछ और है। कितनी मेहनत करनी होगी, कितनी कोशिश करनी होगी, किन चीज़ों से मोहतात रहना होगा, ये सभी कुछ होगा आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले तज़किरा कर लेते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का। ईरान और अमेरिका के दरमियान नाज़रीन हालिया जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल के बायस इसे बहुत अहमियत मिल चुकी है। यकीनी तौर पे हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जी हाँ, और जिससे बाहमी दिफा और सलामती के लिए मुश्तरका आज़म भी ज़ाहिर होता है। ताहम पाकिस्तान और सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि वो किसी मखसूस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है और इसका मकसद ख़ित्ते में कशीदगी पैदा करना नहीं बल्कि दिफाई ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। जो इस वक्त हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो भारत के अंदर हो रही है इस मुआहिदे से, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे अवामिल मौजूद हैं इसके अंदर जिनसे दूसरे ममालिक को ख़दशात हैं। जैसे इसराइल है, उसी तरह से भारत भी है, अफ़गानिस्तान भी है। तो हम बात करते हैं डॉक्टर फ़ानी साहब, मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब। जिस तरह से हम इस मुआहिदे को देख रहे हैं, मक्का अमन मुआहिदा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इसके 3 फ़रीक आपस में, और ये मुआहिदा होना बड़े खुशाइंद है और हमारे लिए वैसे भी बाइसे कह लें कि अकीदत भी है, एहतराम भी है, क्योंकि मक्का की हिफाजत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सौंपी है। ये हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है। लेकिन अगर हम उन ममालिक की बात कर लें जिनको इससे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़दशात भी हैं, उनमें इंडिया भी है, इसराइल भी है और भी कुछ ममालिक होंगे, तो उनको इस बात से तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, क्या वजूहात हैं? क्योंकि बरमला इजहार भी किया गया है तीनों ममालिक की जानिब से कि ये दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए है, ना ही किसी के अगेंस्ट कोई महाज खड़ा करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच जी इनवाइटिंग मी इन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मुआहदा मक्का साइन हुआ मक्का तो मुकरमा के अंदर और जुम्मे के रोज जो कि बड़ा बाबरकत दिन है मुसलमानों के लिए, ये भी शो करता है कि जो तीनों ममालिक हैं ये किसी एक ख़ास मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ये मुआहदा नहीं किया गया, क्योंकि इस वक्त जो करंट सिचुएशन मिडल ईस्ट की बनी हुई है, ईरान की, इजराइल और अमेरिका की जो जंग है, और जंग के नतीजे में जो रीजनल पावर्स का शामिल होना और यमन से हौतीज़ का और इराक से इराकी मलेशिया का सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करना। सऊदी अरेबिया क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, क्योंकि जंग बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही थी, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर एक ऐसे एग्रीमेंट की ज़रूरत महसूस हुई जिसके तनाजुर में आने वाले वक्तों के अंदर, क्योंकि जो पोस्ट वॉर मशरक़ वस्ता होना है, उस मशरक़ वस्ता के अंदर कुछ ऐसे थ्रेट्स पोटेंशियल पैदा हो जाएंगे जिसको काउंटर करने के लिए ये देखें, ये ऑर्गेनिक एक मुआहदा है। इसका ताल्लुक किसी खास दुश्मन को लेकर, जब नेटो बनी थी ना, तो नेटो का एक मुश्तरका दुश्मन था, कॉमन शेयर्ड एनिमी था, और वो सोवियट्स था। वार्सा पैक्ट जो बनी थी उसका भी एक कॉमन शेयर्ड एनिमी था, और वो अमेरिका और उसके अलाइज थे। तो जब भी कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है दुनिया के अंदर, तो उस एग्रीमेंट के लिए एक कॉमन शेयर्ड एनिमी क्या होना बड़ा जरूरी है। लेकिन इस मुआहदे को जब आप पढ़ते हैं तो कोई कॉमन शेयर्ड एनिमी इसके अंदर मेंशन नहीं है कि हमने फलां के खिलाफ ये बनाया है। हर उस पोटेंशियल थ्रेट के खिलाफ बनाया गया है जो रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी का बायस बन सकता है मुस्तकबिल के अंदर। देखें, इसमें जो तीनों ममालिक हैं, अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें तो सऊदी अरेबिया इस वक्त हालत जंग के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो अमीर मुल्क है तीनों ममालिक में से, उसके पास पैसा है, और अल्टीमेटली आने वाले दिनों के अंदर जितने भी फाइनेंसिस इसको ऑपरेशनलाइज करने में या ट्रांसलेट करने में उठाने हैं, वो सऊदी अरेबिया को उठाने हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद कुछ ममालिक और भी इसमें शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें इजिप्ट है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की एक सबसे बड़ी एटॉमिक पावर है और एक तगड़ी मिलिट्री रखता है। टर्की जो है वो एक ही वक्त में नेटो का मेंबर भी है, और उसके साथ साथ इस्लामी दुनिया के अंदर माजी एक दरख्शां उसका माजी भी रहा है। सल्तनत उस्मानिया जो है वो वहीं से मतलब उनका खात्मा हुआ, और उसकी वो एक दरख्शंदा निशानी है। अच्छा फानी साहब, वो सारे किस लेवल की कोऑपरेशन होगी इन तीनों ममालिक में इस मुआहिदे के तहत? क्या एक पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा? देखें, ऐसा अब सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, और इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर सूरत हाल कशीदा होती है तो सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया के ऊपर हमला कर देगा, या टर्की जो है, टर्की का अगर ग्रीक्स के साथ इशू है, या दीगर इसराइल से उसको अल्टीमेट जो इसराइल है ना, वो एक मुस्तकबिल के अंदर एक कॉमन शेयर्ड एनिमी के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब ईरान की जंग का पहला राउंड हुआ था, उसके बाद ही आज इसराइल की तरफ से इसराइल को अपना नेक्स्ट टारगेट के तौर पर वो रिप्रेजेंट कर रहा था। पाकिस्तान के भी अपने रिजर्वेशन था इसराइल को लेके, और कतर के ऊपर भी इसराइल के हमले हो चुके हैं, और उसका जो ग्रेटर इसराइल का एक फिनोमिना है वो भी सामने है। तो मेरा ये ख्याल है कि करंट सिचुएशन के अंदर हमको ईरान के साथ या यमन में हौतीज बागियों के साथ इस मुआहदे को इस तनाजुर में देखना ये बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान कतअन हौती बागियों के ऊपर या यमन के ऊपर हमला करने नहीं जा रहा, या टर्की उनके ऊपर हमला करने नहीं जा रहा। ये खुद ये मुआहदा ये बताता है कि ये एक ऑफेंसिव नेचर का एग्रीमेंट नहीं है, ये एक डिफेंसिव नेचर का एग्रीमेंट है, जिसके अंदर आप जैसे कि टर्की के पास जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज्यादा ठीक है। फानी साहब, आपके ख्याल में ये जो भारत के अंदर बेचैनी है, ये हक बजानिब है या फिर ये भी इसको ओवर कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो घबराहट है इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो जो अभी तक साजिशी प्लान्स बनाते रहे हैं, मुस्तकबिल में उनका पूरा होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है उन्हें? देखिए, जब भी दुनिया के अंदर ऐसे अलायंसेस बनते हैं ना, तो रियासतें उसको कैलकुलेट करती हैं, समटाइम्स मिसकैलकुलेट करती हैं, कभी कभी राइटली कैलकुलेट भी कर लेती हैं। तो इंडिया की तरफ से ये जो एक नेचुरली आना था, ये जो भी आपके दुश्मन मुल्क हैं, जो सऊदी अरेबिया का दुश्मन है, राइवलरी ईरान के साथ है, तो ईरान में भी इस चीज में अनसर्टेनिटी पैदा होगी। इजराइल के भी मामला टर्की के साथ खराब होने हैं, तो अल्टीमेटली टर्की के अंदर भी इसको इस तरीके से परसीव किया जाएगा कि शायद ये हमारे खिलाफ है।
लेकिन ये जो मुआहदा है ये खुद ये बता रहा है कि वेपन इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन के लिए वक्ती तौर पर सऊदी अरेबिया को एक सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की जरूरत थी, जिसके तहत उसको जो आने वाले वक्तों के अंदर जो थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स के अंदर मिनिमाइज किया जा सके। देखिए ये एक बड़ा ना स्मार्ट मूव है तीनों ममालिक की तरफ से। अब ये सवाल है ना, ये ईरान की कोर्ट में फेंक दी गई है कि ये तीनों वो ममालिक हैं जो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और तीनों ममालिक ये कहते हैं कि ईरान को भी इसका मेंबर बनना चाहिए। तो अब ईरान के पास ये ऑप्शन दी गई और जब ये कहा गया है कि कोई भी इस्लामी मुल्क इसमें शामिल हो सकता है, तो ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि ईरान को ये अब फैसला करना है, अब सऊदी अरेबिया का जो नैरेटिव है वो ये है कि क्या मुस्तकबिल में ईरान ने स्टेबिलिटी का पार्ट बनना है या इंस्टेबिलिटी का पार्ट बनना है खित्ते के अंदर। हम ईरान को इनवाइट करते हैं, वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसको पावर शिफ्ट का पहला कदम कहा जा सकता है कि अब पावर शिफ्ट हो रही है। जो पहले तकिया किए हुए थे सुपर पावर पर, अब वो पावर जो है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब तमाम ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं, उनकी छत्र छाया में आना चाहते हैं। ये पहला कदम हो सकता है इसका? जी बिल्कुल, ये जो अनरिलायबिलिटी ऑफ यूएस से सिक्योरिटी अम्ब्रेला की वजह से ये एग्रीमेंट हुआ है। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इस खित्ते ने जो शक्ल इख्तियार की है, तो अमेरिका ने अब सिक्योरिटी अम्ब्रेला यहाँ पर तश्कील दिया हुआ था अरब कंट्रीज के लिए। वो सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी करता हुआ नजर आया है, अरब कंट्रीज को वो सिक्योरिटी नहीं दस्तयाब हुई। तो अब अरब कंट्रीज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहते हैं और ये मुआहदा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर भी नहीं हो रहा, क्योंकि तीनों ममालिक के जो हैं वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। तैयब उर्दगान का, मोहम्मद बिन सलमान, फील्ड मार्शल, इन सब के पर्सनल रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो अमेरिका को इससे कोई खतरा या खदशा नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि अब इसराइल, अगर अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ बहुत उसके करीबी ताल्लुकात हैं, तो क्या अमेरिका के खिलाफ जाते हुए ये तीनों ममालिक क्या इसराइल को ऊपर अटैक कर देंगे? तो ये भी आपको पॉसिबिलिटी आ रही। तो ज्यादातर ये जो मुआहदा है ये एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है, नंबर 1, और नंबर 2 ये मुस्तकबिल के जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तश्कील पाएगा। हो सकता है मुस्तकबिल में बहुत सारे नए ममालिक इसमें शामिल हो जाएं और जिन ममालिक ने मिलकर ये मुआहदा साइन किया है इनमें से कुछ ममालिक निकलना शुरू हो जाएं। तो ये जैसे RCD बना था, सीटो साइन हुआ था 1955-1954 के अंदर, जो बिल्कुल इसी तरह का है। तो अगर जो ये अपने मकासद को जिस तरफ सिचुएशन जाएगी उस तरह से ये जो एग्रीमेंट है ये भी इवॉल्व होता जाएगा। अभी इसमें इवॉल्व होना है। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसकी बुनियाद रखी गई है। अब इस बुनियाद में से इमारत किस तरह की सामने आती है ये मुस्तकबिल बताएगा। अच्छा, इसको इस्लामिक नेटो इत्तेहाद से भी तशबीह दी जा रही है, ये मुआजना दुरुस्त होगा? नहीं, मैं बिल्कुल इसको एक इस्लामिक नेटो के तौर पर इसको कंसीडर नहीं करता हूँ। असल में इसको नेटो के साथ इसलिए इसको रिजेंबलेंस की जाती है क्योंकि नेटो का आर्टिकल नंबर 5 भी ये कहता है कि एक रियासत के ऊपर हमला तमाम रियासतों के ऊपर हमला तस्वुर होगा। तो उस आर्टिकल की वजह से ये कहा जा रहा है कि ये एक इस्लामिक जो नेटो का मुस्तकबिल है, शायद उसकी ये इनिशियल स्टेज है आने वाले वक्तों के अंदर। लेकिन मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, क्योंकि हर साल इसमें बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियां आती रहती हैं और शायद ये जिस दुश्मन को मलहूज़ खातिर रखते हुए बनाया जा रहा है, हो सकता है वो पोटेंशियल थ्रेट्स भी आपको इसी नेटो के अंदर शामिल होते हुए नजर आए। तो या जिसको आप इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं, तो इसका ताल्लुक नेटो के साथ नहीं है। वो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कॉमन शेयर्ड एनिमी सोवियट्स के साथ के खिलाफ बनाई गई थी। आपको याद होगा कि 2014 के अंदर एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस भी बना था, उसके अंदर अच्छी खासी बड़ी तादाद में ममालिक शामिल। अभी कुछ दिनों पहले एक मैरीटाइम फोर्स बनाई गई है, 14 ममालिक उसमें शामिल हैं। एक बाबल मंदीब अलायंस बनाया गया है जिसके अंदर 30 के करीब ममालिक शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका क्योंकि अपनी सिक्योरिटी की गारंटी दे नहीं सका है खित्ते के अंदर, तो अब इस खित्ते के जो ममालिक हैं ये मुस्तकबिल के अंदर जो एक अल्टरनेटिव्स हैं सिक्योरिटी के या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की तरफ ये खित्ता जा रहा है कि अब अपनी सिक्योरिटी को किसी एक खास मुल्क के साथ वाबस्ता ना किया जाए। इस सिक्योरिटी को मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, नॉट ओनली वन अल्टरनेटिव,
डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की तरफ ले जाया जाए, और वही जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी होगी, यही इस खित्ते के ममालिक के दरमियान ट्रेड को, डिफेंस को, कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाएगी, और वही कोलैबोरेशन अल्टीमेटली इस खित्ते के अंदर अमन का पेश ख़ैमा साबित होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। और ये हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम ममालिक के बाहमी ताउन की एक ज़िंदा मिसाल है, और बहुत सारे दीगर ममालिक भी इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो कि मुस्लिम ममालिक का एक बाहमी इत्तेहाद बन सकता है। और हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान के लिए भी ये मुआहिदा, ये जो दस्तखत हुए हैं, इल्हाक हुआ है तीन ममालिक आपस में, वो खुशाइन साबित हो। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला किस अंदाज में जारी है, इंतजामात कैसे हैं, कौन इस बार जीतने वाला है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पहुँच के 5 और सिद्धनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर भी किए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज़िला बाग और हवेली में गुज़श्ता शब इंतखाबी सामान पहुँचाया भी गया था, और साबिक वज़ीर आज़म जो सरदार अतीक हैं, उन्होंने सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में मौजूद हैं। बाग और हवेली के 4 हलकों में भी तकरीबन 4,60,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न है, और जहां पर 9 नशस्तों पर 13 और नून लीग और 4 पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। ये हम पिछला आपको इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है वो भी साथ साथ बता रहे हैं। अब क्या होने जा रहा है, इस जो अभी के इलेक्शंस हैं उनमें कौन मार्का मारने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा शोएब महमूद, हमारे नुमाइंदे हैं। राजा शोएब महमूद, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, पुराम तरीके से वोट कास्ट किया जा रहा है? जी, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में होने वाली पोलिंग का अमल आज शुरू हो गया है। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में आज पुंछ डिवीजन के जिला बाग और हवेली की नशस्तों पर पोलिंग शुरू है। जिला बाग की 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग हो रही है। तकरीबन 4,60,000 वोटर जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगा, और सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। जो इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फोर्सेस के 8 एहलकार होंगे। एहसास पोलिंग स्टेशन पर 6 और नॉर्मल पर 4 एहलकार होंगे, जिनमें पाक आर्मी, रेंजर और पुलिस एहलकार मौजूद होंगे। पोलिंग का ये अमल जो है वो शाम 7 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस तरह मैं अगर आपको बताता चलूँ, जिला पुंछ और जिला बुलंदशहर इंतखाबी हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मोहर किए गए हैं। इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात मोहर करने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के तनाज़ुर में किया गया है, ताकि इंतखाबात का इनकाद आज़ादाना, मुनसफाना। ठीक है। अच्छा राजा शोएब, ये भी बताइएगा, जो पहले मरहले में सूरत हाल पेश आई, जो दूसरे मरहले में देखने को मिला, इस बार पुराम तरीके से हो रहे हैं, वो वाली कैफियत तो नहीं है, पहले वाली कंडीशन तो नहीं है? और सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर लगाए गए हैं सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए? जी बिल्कुल, अभी तक जो इलेक्शन शुरू हो चुका है वहाँ अमन पोलिंग हो रही है। सुनने में नहीं आई है कि छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं अभी तक वो भी नहीं हुए। तमाम आवाम की तादाद अभी कम है, चूँकि सुबह का टाइम है, जाता है बड़ी सख्ती हुई है निस्बत वहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद है। हम देख रहे हैं कि साबिक 2 वज़ीर आज़म, जिसमें सरदार अतीक हैं, सरदार तनवीर इलियास हैं, और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोगों का झुकाव किस तरफ दिखाई दे रहा है, और टर्नआउट किस तरह का मुतवक्के आज? देखें, मुजफ्फराबाद और मीरपुर की निस्बत टर्नआउट ज़्यादा होगा। वजह ये है कि वहाँ पे जो साबिक वज़ीर आज़म में सरदार अतीक
नवाज तनवीर हैं और फैसल अज़हर राठौर हैं। आपने देखा होगा जो अभी 2 दिन पहले वहाँ पे जो एक जलसा किया गया था, वहाँ पर भी लोगों की तादाद मुजफ्फराबाद की निस्बत वहाँ पर लोगों की तादाद ज्यादा थी और वहाँ पर टर्न आउट ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। राजा शोएब महमूद हमारे साथ मौजूद थे और हमें सूरत हाल से थे आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इंतखाबात जारी हैं, तीसरा मरहला है और बताया ये जा रहा है कि पुरअमन इंतखाबात हो रहे हैं, पुरअमन तरीके से वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और कुछ हलकों में ये इंतखाबात कैंसिल भी किए गए हैं, जो कि मरहला वार करने का प्लान है उनका, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन्हें कैंसिल। तो ये बाग और हवेली के 4 हलकों में तकरीबन 4,60,000 वोटर्स हैं जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से भी आपको आगाह करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अमनो मान की सूरत हाल बरकरार रहे। बहरहाल इस वक्त इंतज़ामिया के लिए उसे कंट्रोल करना और इस तनाव के माहौल में इंतखाबी अमल को यकीनी बनाना एक बड़ा चैलेंज होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक अहम इशू, एक अहम केस जो मीर रज़ा अली कत्ल केस है, उसमें अहम इंकशाफात का सिलसिला जारी है। अभी तक की पेशरफ्त क्या हुई है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि मीर रज़ा कत्ल केस सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने ये कहा है कि मीर रज़ा केस से मुतालिक वज़ीर आला के साथ मीटिंग की है और मीर रज़ा केस की जुडिशल इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट जजेस से कराई जाएगी। और ज़िया लंजार, मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल IG मीर रज़ा के अहले खाना से मुलाकात भी उनकी हुई है और इस हवाले से अब जुडिशल इंक्वायरी करवाने का कहा जा रहा है। बिल्कुल, और वज़ीर दाखिला की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि कातिलों को हर सूरत पकड़ा जाएगा, इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और सिंध असम्बली की कायमा कमेटी की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का भी मीर रज़ा अली कत्ल केस का नोटिस। तो अब सभी मुतहरिक हो चुके हैं जब ये मामला मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ है। उससे पहले जो कुछ हो गया, जो इतना पानी पुलों के नीचे से बह गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गफलत हुई, जो तफ्तीशी टीम झूठ बोलती रही, वालिदैन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इंसाफ की दुहाई करते रहे, लेकिन ये कहा जाता रहा कि जी उसने खुदकुशी की है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं। हमारे साथ हम कोशिश करेंगे उनके वालिद से उनके वक्ता करने की, हमारे नुमाइंदे जो कि इस केस को शुरू से लेकर अब तक आप तक पहुँचा भी रहे हैं, रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, अभी तक की जो पेशरफ्त है, जो इंकशाफात हुए हैं कब्र कुशाई के बाद भी, और जो पैंतरा बदला हुआ हम देख रहे हैं पुलिस का भी, पहले इसे खुदकुशी कहा जाता रहा, अब ये कहा जा रहा है कि जी गोली कमर से लगी, तेज़ाब से जो हकायक हैं वो मस्क करने की कोशिश भी की गई, और क्या कुछ है जो कि सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पे देखा जा रहा है इंकशाफात की सूरत में इस केस में। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते जब ये मामला जब रियासत जब एक्टिव हुई है, जब हुक्काम जो है या जो है सिंध हुकूमत जब इस हवाले से एक्टिव हुई है, तो मैं समझता हूँ कि जिन अफसरान को इन्होंने सस्पेंड किया है, अरशद आफरी जी SDPO जो है गुलिस्तान जौहर के और शारा फैसल के, और जो गुलिस्तान जौहर थाने का जो SHO कामरान कुरैशी, उसे तनज़ुली करके मुअत्तल किया। ना सिर्फ उन्हें मुअत्तल किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी वजूहात थी, वो दानिस्ता तौर पे मामला हुआ या गैर दानिस्ता तौर पे। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर उसामा जिसने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ मफरूज़ों और तस्वीर की बुनियाद पर बनाई, इसमें भी जो है वो बदनीयती झलक रही है, तो उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाने है। उसके साथ साथ उनके हाथ के किए हुए दीगर जो पोस्टमार्टम से उनकी ड्यूटी के दौरान इस सर्विस में होने वाले तमाम पोस्टमार्टम पे भी जो वो शकूक व शुबात और सवालात खड़े हो गए, तो उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाना। और इम्कान भी यही है कि इन सब लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा कि आया ऐसी कौन सी वजूहात थी कि जो दानिस्ता तौर पे या ना दानिस्ता तौर पे ये चीज जो है वो की गई। अलबत्ता जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो चीजें खुल के जो है सामने आ गई, जैसा कि जो है वो पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया ने इब्तिदा में जो सवाल उठाए थे, लेकिन यहाँ पर मैं तमाम तर जो मामला का सहरा है वो जो है नौजवानों और सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के सर जाता है, जिन्होंने मुस्तकिल उनके वालिद का ना सिर्फ साथ छोड़ा बल्कि नेशनल मीडिया भी उनके साथ था। उन्होंने एहतजाज रोज की बुनियाद पे। अच्छा रजब अली, ये बताइएगा कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें क्या हकाइक सामने आए थे और जो अब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या हकाइक सामने आए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी उसमें तो ये जाहिर हो चुका था कि मेडिको लीगल ऑफिसर ने लाश को देखने तक की जहमत नहीं की।
जो लाश की जो तस्वीर थी उन्हीं पर जो है वो इन्हीं से इस्तेफादा करते हुए मफरूजों की बुनियाद पर वो रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसका जिक्र डॉक्टर सुमैया सैयद जो पुलिस सर्जन कराची उन्होंने भी किया। उसमें एक बात तो ये थी कि गोली लगने का तो बताया गया था कि सीने पे उसे गोली लगी है, और उसमें ये जो है वो वहां ये राय किया जा रहा था कि सीने में सामने की जानिब से गोली लगी है और अकब से पार हुई। इसी चीज को, जबकि दूसरी जानिब जो बॉडी जो डिकम्पोज हो रही थी, जो गल सड़ रही थी, उसमें एक जो बुनियादी चीज जो वाज़े तौर पर नजर आ रही थी कि जो गलने सड़ने का जो अमल था वो निचले हिस्से का जो है वो इंतहाई कम था बनिस्बत चेहरे के। चेहरा बहुत ज्यादा जो है वो गला सड़ा हुआ लग रहा था, सीने तक का जो था हिस्सा वो ज्यादा गला सड़ा लग रहा था बनिस्बत नीचे के हिस्से के। ये उसी सूरत में हो सकता था जिस वक्त जो है आधा जिस्म जो है वो किसी छाव वाली जगह में हो और आधा जिस्म जो है वो आसमान तले हो। हालांकि ऐसा नहीं था, उसकी पूरी लाश जो है वो आसमान तले पड़ी थी। एक तो ये वजह थी, उसके साथ और जो सवालात जो डॉक्टर सुमैया ने उठाए कि जो जख्म का जो निशान था उसमें भी जो है वो तदाद पाया जा रहा था। उनका कहना था कि जख्म इस तरीके से हो नहीं सकता, बिना लाश को देखे हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि जो है वो जख्म किस नोयत का है, एंट्री का है या एग्जिट का है। सिर्फ तस्वीर देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी की बुनियाद पे जब ठीक है, रजब अली आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मीर हुसैन मौजूद है हमारे साथ, वालिद मीर रज़ा के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मीर हुसैन साहब, इस वक्त बहुत ही तकलीफ दे लम्हा है आपके साथ, दुख की इस घड़ी में हम शामिल हैं, लेकिन जो हकाइक सामने आ रहे हैं, आपने इंक्वायरी की, दोबारा मांग की थी और दोबारा से बोर्ड जो तब्दील किया गया उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकाइक मुख्तलिफ आए हैं। क्या कहते हैं आप, जो अब हकाइक सामने आए हैं, आपको किसी पर शुबा है, किसी पर शक है कि कौन आपके बेटे के साथ इतनी दरिंदगी, इस तरह का सफाकाना हरकत कर सकता है? देखिए जी, हमारे को जिन पे शक और शुबात थे ना वो बताया, उसको जो है ना उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। हमने गेस्ट हाउस से स्टार्ट किया था, गेस्ट हाउस का बताया था, उस हवाले से हमें कोई चीज शेयर नहीं की जा रही। दूसरा, जो हमारा पैनल बोर्ड बन के मेडिकल बोर्ड बनकर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उसको भी मुतनादा बनाया जा रहा है। ठीक है जी, कल की आप हमारे वजीर दाखिला साहब की टीवी पे आप बात सुने कि वो कह रहे हैं कि ये सुमैया डॉक्टर सुमैया को हम तो नहीं जानते, उनको हम पूरी टीम को नहीं जानते। अपनी 50 साल की उम्र में कभी जिंदगी में उनसे बात नहीं हुई, पहली दफा मुलाकात हुई। उन्होंने एक साफ और शफाफ पोस्टमार्टम किया, 8 लोगों ने, 8 एजुकेटेड क्वालिफाइड लोगों ने, ठीक है जी, इस कराची शहर के, और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया, लॉ को फॉलो करते हुए किया। ठीक है जी, पूरी तफसील तक मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद थे, सब कुछ था। अब आप मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक मर्डर हुआ है, उसके लिए उसको छुपाने की क्यों कोशिश की जा रही है। उसके लिए अगर कोई पॉजिटिव चीजें आ रही है और सच सामने आ रहा है, उसको क्यों दबाया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, आपने किसी को नामजद किया है? एक तो आप गेस्ट हाउस के अमले की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने ये भी सुना कि एक रोज़ पहले परेशानी का इजहार भी किया आपने, वालिदा के गले लगकर रोए भी थे मीर रज़ा, तो क्या उनकी तरफ से किसी को नामजद किया गया था कि कोई स्पेसिफिक शख्स है जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है या परेशान कर रहा है? वालिदा से मिलके रोए हैं जी सर, जवाब दें, आप कितनी बार अपनी वालिदा से मिलके रोए हैं? बेशुमार बार, जारी बात है, लेकिन ये स्पेसिफिक केस को लेकर हम जानना चाह रहे हैं कि किसी का इजहार किया, किसी शुबे का। प्लीज देखिए, वो माँ से अगर मिलके रो रहा था ना तो बातें कुछ और थी। ये फैमिली ये इसके हवाले से देखे, कारोबार उसने कभी डिस्कस नहीं किया घर के ऊपर, कभी भी नहीं किया। फाइनेंशियल हमेशा डिस्कस होते हैं उसके पार्टनर के साथ, 2 पार्टनर हैं ये वॉफ्लेक्स के। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये 4 ब्रांचेस के मालिक हैं। इनकी आप सिर्फ ब्रांड की वैल्यू ले ले तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा एक सिनेरियो नैरेटिव बनाया जा रहा है रजा के, शहीद मीर रजा के हवाले से। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमत हमसे ड्यूल बातें क्यों कर रही है। ठीक है, अच्छा, अभी भी जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब जो जजेस होंगे वो बाकायदा तौर पे उनका कमीशन बनाया जाएगा और वही इस तहकीकात में लीड करेंगे। आप इस फैसले से सेटिस्फाई हैं, आप मुतमईन हैं? नहीं चाहिए जुडिशल कमीशन, क्यों बनाएंगे उसको? क्यों? जिसको हमने बनाना होगा हम बनाएंगे। जिस वक्त अभी आमिर फारूकी की सरबराही में आप जो इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं वो बनाए, हम उसको देखेंगे। वो 4 से 5 दिन में हमें रिजल्ट देते हैं तो ठीक है, वरना उसके बाद देखे पढ़े लिखे लोग हैं हम, गलती से हम पढ़े लिखे लोग हैं जी, गलती हो गई है हमारी, हम पढ़े लिखे लोग हैं।
हमारे साथ जो हो रहा है शहर में ना, हम पैदा होने के बाद इस शहर में बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, हमारा बच्चा खा लिया है, और हम इस शहर में टैक्स देने वाले लोग, हमारे साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, डॉक्टर आकाश का 12 घंटे 24 घंटे के अंदर बंदा मिल जाता है, कुत्ता मिल जाता है, हमारा कातिल नहीं मिल रहा है। ये गलत है, ये गलत है। हमारे ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है मीर हुसैन साहब, लेकिन अभी आपको ज़्यादा इस दो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें से ज़्यादा आंसर किसका हावी दिखाई देता है कि एक तो पुलिस से गफलत हुई, तहकीकाती टीम इसको पहले खुदकुशी कहती रही, अब ये पता लग रहा है कि वो मर्डर है, तो अपनी गफलत को छुपाने के लिए सब कुछ हो रहा है या ख़ास तौर पर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है जो इसके पीछे है? और गफलत भी की जा रही है, बचाने की भी कोशिश हो रही है। जी, आप रिपोर्ट 12 बजे क्यों चेंज किया आपने, फिर सुबह 10 बजे फिर क्यों उसको चेंज किया? मेडिकल पैनल को करने की कोशिश की गई है, जिसपे हम लोग खड़े हो गए गेट के ऊपर। ठीक है, हमारा बच्चा है, हमने कबर कुशाई करानी है ना, तो मैजिस्ट्रेट के सामने जो कबर कुशाई हुई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने निशानदेही की और 8 पैनल के लोगों ने उसकी मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम दोबारा किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज कल जो रजा के कपड़ों की केमिकल रिपोर्ट आई है उसमें तो तेजाब साबित हो गया, वो तो डॉक्टर तो सामान्य भेजे थे। ठीक है जी, उसमें तो मेडिकल वो उसमें तेजाब साबित हो गया। कल चल रही है रात में जी चैनल पे। मीर हुसैन साहब, अभी इब्तदाई रिपोर्ट आ चुकी है पोस्टमार्टम की, जिसमें तशद्दुद भी है, जिसमें तेजाब के भी शवाहिद मिले हैं, जिसमें मर्डर का पता चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे हकाइक है जिनको मस्क करने की कोशिश की गई थी वो भी सामने आ गए हैं। अब आप क्या समझते हैं कि इंक्वायरी किस तरह से होनी चाहिए, कौन इसको लीड करे, आपकी डिमांड क्या है? मैम, मैं आप थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। कपड़ों की भी केमिकल रिपोर्ट आ गई है। जी 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 जी, ऐड करें आप, कपड़ों की भी आ गई है। जी, कपड़ों की भी आ गई है रिपोर्ट। जी जी जी, उसमें तेजाब बताया जा रहा है। ठीक है जी, और हम जो वो उन्होंने बताया कि गले के अंदर डाला हुआ है, हमें बच्चे पे जितनी ज्यादती की गई है ना, हमें उसका कातिल चाहिए, जिंदा चाहिए। वो बताए कि मैंने इसकी शनाख्त क्यों मिटाने की कोशिश की थी, इसके साथ क्यों इतना मैंने तेजाब डाला, उस बच्चे का क्या कसूर था, वो बच्चा इस चीजों में नहीं था, उसको क्यों ट्रैप किया गया? ये क्या भट्टाखोरी थी? वो 4 उसका मालिक था, क्या ये भट्टाखोरी है? भत्ता मांगा गया था उसको थ्रेट किया गया था। कौन लीड करे मीर हुसैन साहब इस केस को, कौन लीड करे कातिल तक पहुंचने के लिए? आपको किस पर भरोसा है, कौन इसको लीड करे, आप क्या कहते हैं? अभी हम ट्रस्ट करके जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना, आमिर फारूकी की सरबराही में जो बनाई गई है, ठीक है, उस पे ट्रस्ट करके हम चलेंगे। अभी 3 से 4 दिन में आपको भी सामने आ जाएगी कि उनकी वर्किंग, और हमें भी पता लग जाएगा। मैंने आपको क्या कहा है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं गलती से, ठीक है, गलती से। जैसे ये डॉक्टर्स है ना, गलती से पढ़े लिखे सारे बड़े बड़े जिनको जामचोरों और इधर के डॉक्टर डाले जा रहे थे, इस तरह हम भी गलती से पढ़े लिखे लोग हैं। 4 दिन तक हमें पता लग जाएगा, उसके बाद हमने जो करना है हम वो करेंगे। हम बच्चे के कातिल तक के लिए जहाँ तक जाना पड़ा बिल्कुल वहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल आपका हक है, और हम सभी आपके साथ खड़े हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ये डिमांड करती है कि मीर रज़ा के कातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। हमारे साथ मौजूद थे मीर रज़ा के वालिद, और यही मुतालबा है। और हैरान कुन बात यह है कि लोगों की गफलत है, वो मेडिकल लीगल ऑफिसर जिसकी गफलत की वजह से अभी तक ये चीज़ मुबहम रही है। सबसे पहले तो उसका इस्तीफ़ा आना चाहिए और उसके बाद सबको कटरे में लाना चाहिए। हमारे नुमाइंदे रजब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल रजब, आप भी हमारे साथ मौजूद है। रजब, जिस तरह से उनके वालिद को इस वक्त जुडिशल कमीशन बनाने पर भी एतराज़ है, वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड जब हम करेंगे तब जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उससे पहले इसकी कोशिश क्यों की जा रही है? कुछ लोगों को जिनका वो वाज़ेह तौर पर इशारा भी दे रहे हैं कि उनको छुपाने की या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कौन से वो लोग हैं जिनको, बड़ी शख्सियात हैं जिनको बचाने की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है, जिसमें पुलिस की गफलत भी, तमाम टीम की गफलत भी सामने आ रही है? और गेस्ट हाउस उसका अमले की भी बात कर रहे हैं वो। देखिए, अब तक तो ऐसी कोई हाई प्रोफाइल चीज सामने नहीं आई है। अलबत्ता जिस तरह से वजीर दाखिला ने कल जो इनके घर मुलाकात के लिए अहल खाना से गए थे, तो वहाँ उन्होंने पुलिस सर्जन को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने तो एक अच्छा काम किया था, उस चीज को एक्सपोज किया था जो चीज गलती थी। तो वजीर दाखिला का कहना था कि पहले उन्हें गवर्नमेंट को, चूंकि वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है। बहुत शुक्रिया रजब अली, में बता रहे थे वालिदैन जज्बात में है, लेकिन उनका गुस्सा, उनका गम हक बयान करते हैं, इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा इंशाअल्लाह। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, अब कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए मौसम की, क्योंकि मानसून का दौर दौरा है। एनडीएमए ने मुल्क भर के मुख्तलिफ दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी सिलसिलों में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि डेरा गाजी खान, राजनपुर के पहाड़ी नालों में कम से दरमियाने दर्जे के सैलाबी रैलों का खदशा भी मौजूद है। जी हाँ, और एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा समेत जो पंजाब के 7 बड़े शहर हैं वहाँ पर भी जो अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जा रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलाकों बाग, कोटली अचानक सैलाबी सूरत हाल या फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा वहाँ पर भी जाहिर किया जा रहा है। इरफान विर्क साहब डिप्टी डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे इरफान विर्क साहब आपको। और इरफान विर्क साहब, जिस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं, कहा जा रहा था कि अब जो स्पेल पहले दाखिल हुआ था पाकिस्तान के अंदर वो निकल गया है और 9 से ऑनवर्ड फिर आगे एक नया स्पेल आएगा जो कि हैवी रेनफॉल की वजह बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उससे पहले ही बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, मुसलसल बारिशें हैं और बड़ी शदीद हैवी रेनफॉल है। देखिए, जो आने वाले जो दिन है, अगले 24 से 48 घंटे एक जो है स्पेल जो है वो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, सरगोदा और हाफसाबाद ये वाले इलाके होंगे। इनमें जो है चंद मकामात पर कहीं ये बारिश करेगा, कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा शुमाल मशरकी पंजाब, शुमाल मशरकी जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर भी ये अफेक्ट कर सकता है अगले 2 रोज़ में। तो इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, कश्मीर और इससे मिलका इलाके, और इसके अलावा जो हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खिता पटुआ, आज तो दिन भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जो अगले 2 रोज़ होंगे इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पटवार में भी बाज़ इलाकों में जो है वो बारिश और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी। बाकी रही बात आपने जो कहा कि दरियाओं में जो है तुग़यानी, और इस मैं ये आपको बताता चलूँ, जैसे दरियाए सिंध की बात अगर करें तो दरियाए सिंध में जितने भी मकामात हैं उन सब में जो है वो नॉर्मल पानी बह रहा है। इसके अलावा जो तौंसा के मुकाम पर वो निचले दर्जे का सैलाब है जो कि दरिया के बेड के अंदर ही पानी रहता है। इसके अलावा जो पीछे तरबीला जो है ना वो तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो फुल हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब जितना भी पानी स्नो मेल्ट होगी हमारे बालाई इलाकों में, वो नीचे पानी जो है ना वो आ जाएगा, जिससे हमारे दरियाओं में थोड़ा बहुत जो है ना वो पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है सिंध के इलाकों में। लेकिन वो कोई इतना अलार्मिंग या इतना डेंजरस लेवल पे जो है ना वो नहीं जाएगा, ताहम जो है ना बहाव में इजाफा। अच्छा विक साहब, ये बताइएगा कि अवाम या फिर जो सयाह हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्या हिदायत हैं? देखें, जो सैर व सियाहत पर जाना चाहते हैं या जो पहाड़ी इलाकों का रुख करना चाहते हैं वो अगले 24 से 48 घंटे, ख़ास तौर पे अगले 2 रोज़ वो एहतियात करें। जो कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं या बल्तिस्तान या खागान नारान की तरफ या इस तरफ बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कोहस्तान के इलाकों में, ये तो वो एहतियात करें अगले कम अज़ कम 2 रोज़। अच्छा, मरी, नथिया गली और गलियात की तरफ वहाँ पे ट्रैवल करना सेफ रहेगा? देखिए, मरी, नथिया गली और ये जो गलियात के इलाके हैं यहाँ पर भी जो है लगातार बारिश तो नहीं है, लेकिन कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन इलाकों में भी जो है ना वो बारिश हो जाएगी। तो 24 घंटे के लिए ये वेदर होगा, तो इसमें एहतियात की जा सकती है कि वो एहतियात करें जब जाने लगे या कहीं कोई ट्रैवल करने लगे। उससे पेश की जो है ना महकमा मौसमियात की वेबसाइट देख लें, हमारे नुमाइंदे से करने, तो आपको अपडेटेड वेदर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा विक साहब, ये भी बताइएगा कि ये आखिरी स्पेल समझा जाए या इसके बाद कोई और भी स्पेल मतवक्के है? कब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि अगस्त का भी एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि स्पेल के बाद स्पेल दाखिल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या ये आखिरी स्पेल होगा? देखिए, आपकी तवज्जुह से मैं एक बात और बताता चलूँ, हमारे जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर मौसम तकरीबन गर्म और मरतूब रहेगा, ख़ास तौर पे सिंध के इलाकों में, और जनूबी जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे वहाँ पर ज़्यादातर गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। तो इसलिए जो है लोग जो है ना इसको भी एहतियात करें
और अब ये वाले स्पेल जो आ रहे हैं भलाई इलाकों में, ये ज़्यादातर आपको लोकलाइज्ड मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कल भी लाहौर में जो है ठीक ठाक एक जगह पे बारिश हो गई, बाकी जगहों पे कोई इतनी खास बारिश नहीं हुई और कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह लोकलाइज्ड आपको मिलेंगे। तो अभी मानसून जो है ना वो एंड नहीं हुआ, मानसून जारी है और मानसून का ये स्पेल अगर गुजर गया तो उसके बाद अगले स्पेल भी आ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो महदूद एरियाज़ के लिए। अच्छा वेग साहब, ये भी बताइएगा कि इस बार फोकास्ट ये थी कि खुदा न खास्ता 20 से 25% सैलाबी सूरत हाल ज़्यादा होने का ख़तरा है पिछले सालों के मुकाबले में। तो अभी तक जो सूरत हाल है मानसून की, क्या ख़तरा टल गया या खदशात अब भी हैं? देखें, अगर मैं बात करूं ओवरऑल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ओवरऑल अब तक जो है ना वो बारिशें मामूल से कम हुई हैं। ताहम जो है आपके पास लोकलाइज्ड बारिशें होती हैं और वो जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि अल नीनो जो है ना प्रेजेंट था और अल नीनो अभी भी है, जिसके असरात ये हो रहे हैं कि आपको जो है ना वो एक महदूद पैमाने पे जो है ना वो बारिश हो जाती है और उससे जो है ना लोकल कोई लोकल फ्लडिंग या लोकल स्ट्रीम में हो जाती है। अदरवाइज बाकी इलाकों में अभी भी आप देखें तो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके जिनमें बरसाती एक पलगू और ये जो जितने भी नाले हैं, यहाँ पर पानी का डेग जैसे है, यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ा था जिससे कोई सैलाबी सूरत और बाकी जितने भी हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं या स्ट्रीम्स हैं नीचे, वहाँ पर इतना फ्लड नहीं हुआ। ताहम जो हमारे पहाड़ी इलाके थे, भलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर जो है फ्लैट फ्लड कई मिनट आए। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि इस साल जो है जो सर्दियां आने वाली हैं उसके अंदर बारिशें कितनी एक्सपेक्टेड हैं? मौसम कब से, सर्दी का आगाज़ कब से हो जाएगा, कब से मौसम तब्दील होना शुरू होगा? क्योंकि अभी तक तो आप ये बता रहे हैं कि गर्मी है और काफ़ी देर तक ये गर्मी चलती है, वैसे तो लंबी चलती है, अक्टूबर तक अब तो गर्मी चली गई है, लेकिन सर्दी का बाकायदा आगाज़ कब हो जाएगा? और स्मॉग सीज़न भी वो भी हमारा मुंतज़िर होता है, जैसे बारिशें थमती हैं तो स्मॉग का आगाज़ हो जाता है, वो सिलसिला कब शुरू हो सकता है? देखिए, ये जो अभी आपने जो गर्मी की बात की, तो ये गर्मी वाली जो सिलसिला है या गर्मी की जो एपिसोड्स होंगी ये आगे भी चलेंगी। अभी अगस्त में भी जो है ना आपको मुख्तलिफ इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम मिलेगा, सितंबर में भी गर्म और मरतूब होगा। इसके अलावा जब आपने सर्दी की बात की, तो सर्दी जो है ना वो ठहर के आएगी, फ़ौरन जो है ना वो सर्दी नहीं आएगी कि ये जैसे ही मानसून एंड हो जाए तो और टेम्परेचर जो है ना वो फॉल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्योंकि जैसे पहले कहा गया, बात हो रही है कि अल नीनो का अफेक्ट लाजमी तौर पर विंटर में भी होगा। विंटर में भी आपको जो है ना बेतरतीब जो है ना बारिश जो है ना इसके असरात मिल सकते हैं। कहीं पर बारिश कम हो सकती है, नॉर्मल अमूमन ऐसे ही होता है कि अल नीनो की वजह से बारिशें हमारे पास कम हुआ। बहुत शुक्रिया इरफान विग साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इस बार अभी तक मामूल से कम हुई हैं। अल नीनो सिस्टम का हमें सामना है, 1 से 2 रोज़ के बाद गर्मी की हिद्दत रहने के बाद एक नया स्पेल दाखिल होगा, लेकिन 24 से 48 घंटों तक जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करने वाले लोग हैं उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौसम से जुड़ी हुई और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि स्किन है, बाल हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, पैची हो जाती है स्किन भी, तो उस पर भी बात करेंगे कि आखिर हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस वक्त मौसम बरसात जारी है और नमी का मौसम है, पसीना भी होता है, हब्स भी होती है, फिर उसके साथ गिरदो गुबार की ज़्यादती भी है, उसके बाद चेहरे और बालों को जो खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है वो कहीं हम भूल जाते हैं। और इस मौसम पर में इजाफी चिकनाई भी आपके फेस पर आ जाती है, पोर्स आपके खुल जाते हैं। अगर आप देखें तो आपके जो बाल हैं वो बड़े ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से किस तरह से छुटकारा हासिल हो सकता है? बिल्कुल, और ऑयली स्किन हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, बार बार फेस वॉश करने के बावजूद भी वो चिकनाई जाती नहीं है। तो इन सब का मसाइल का हल जानने के लिए डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग। ये जितने भी मसाइल हैं जो कि मानसून के मौसम से जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर पर इस रीजन के अंदर, उनका हल एक ही चीज़ में पना है या फिर हमें मुख्तलिफ टोटके आजमाने पड़ेंगे, क्योंकि स्किन और जो हेयर टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट हैं? असल मसला ये है कि हमारे यहाँ खुराक का जो है ना वो बड़ा गड़बड़ होगी हुई है। हम फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और इन चीज़ों की तरफ, और डब्बों के जूसेस, डब्बों के दूध, और हर काम हम आर्टिफिशियल चीज़ों के, लाइफ बल्कि आर्टिफिशियल किए बैठे हैं। नेचर और फितरत से दूरी है। मुरगन ग़ज़ाएँ हम खाना चाहते हैं, हम ये नहीं देखते बरसात है, कौन सा सीज़न है, हम कहते हैं इसी में पकोड़े भी होने चाहिए। तो
ठीक है, किसी लिमिट तक होने चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको इतना उसमें एसिडिटी और तेज़ाबियत पैदा कर लें कि आपके अपने मसाम जो है वो उनके अंदर से सारी वो स्किन सॉफ्ट टिश्यूज़ में इन्फेक्शन आ जाए और उसके बाद वो आपके लिए प्रॉब्लम करना शुरू कर दे। तो उसको ज़रा जो है ना वो ज़ाहिर बात है हमें जो है वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे हमारा कि हम अपने बालों के लिए क्या कर रहे हैं। देखें तमाम लोग अपने अपने फेस पे सुबह उठते हैं, फेस वॉश से लेकर मुख्तलिफ़ चीज़ें, क्रीम्स और मुख्तलिफ लगाते हैं, मतलब सन ब्लॉकर और मुख्तलिफ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कई चीज़ें, बहुत कुछ है। क्या हमने कभी अपने बालों पे तवज्जो दी कि इसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो दौर बहुत अच्छा था जब देसी घी में बादाम की गिरियाँ जलाकर और वो एक लाइन में बैठ के 4, 5, 7 ख़वातीन एक दूसरे के बालों में मसाज कर रही होती थी। बाल लंबे भी होते थे, घने भी होते थे और उसके बाद उनकी सेहत तो तंदुरुस्ती और दिमागी तवाज़न भी ठीक रहता था और दिमाग में भी खुश्की नहीं होती थी। उसकी जगह हम उसके बाद हम जो है वो लस्सी से, जो चाटी की लस्सी होती थी उसके साथ सर धोया करते थे। बाल ऐसे रेशमी और मुलायम होते थे। हमने वो छोड़ के उसकी जगह पे शैम्पू आ गया और जब से ये आया है आप देख लें उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट और सोडियम मोनोसल्फेट, 2 केमिकल तो उसमें ऐसे हैं ना जो आपके झाग पैदा करते हैं, लेकिन आपके बालों का, आपके बेशुमार स्किन और कई सारी चीज़ों के मसाइल भी पैदा कर रहे हैं, कर चुके हुए हैं। गंजापन आया, बाल औरतों के वो उतने लंबे नहीं रहे, उतने घने नहीं रहे, उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। तो फितरत और नेचर के करीब रहते तो ज़्यादा अच्छा था, फितरत और नेचर से ज़रा दूरी इख्तियार की तो फिर डॉक्टर साहब ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं जो कि अपनाने से हम अपनी स्किन का भी, बालों का भी ख्याल रख सकते हैं? क्योंकि मौसम बरसात के मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। गर्मी के वैसे तो गर्मी में बहुत सारे मसाइल वैसे ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब मौसम बरसात आता है ना तो इसमें चिपचिपापन आ जाता है। आप कुछ भी स्किन पर भी अप्लाई करते हैं तो वो आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है, एक्नी स्टार्ट हो जाता है। बालों को अगर आप देख लें तो वो भी रफ़ और ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली इस मौसम में। तो क्या फिर किया जाए, क्या इस्तेमाल करें? तरीक़ाकार हमें, अब खुराक का तो आपने बताया कि हमें अपने आप को एक तो वॉक और एक्सरसाइज पे देखना है, वो भी हमें किसी पार्क जॉगिंग ट्रैक पे जाके, जिम में जाके नहीं कि एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट चल रहा और उसमें हम जाके जिम कर रहे हैं, और ताकि हमारा पसीना आए, मसाम खुलें और उसमें से जो पॉइजन्स, टॉक्सिस बॉडी के अंदर हैं एलिमिनेट होने हैं। जो काम हमारे गुर्दों ने करना है ना, जिसके ऊपर हमने बर्डन डाला हुआ है कि सारे काम गुर्दे इसीलिए कि वो खून साफ करेंगे, इसीलिए वो सारा कुछ वो देखेंगे, या लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, तो हम खुद से क्या करेंगे? स्किन अल्लाह ताला ने आपको तीसरा एक गुर्दा दिया है, सर से लेके पाँव तक। आपकी पूरी स्किन, आपके जो मसाम है, ये एक गुर्दे का काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बॉडी से लैमिनेट करवानी है, तो हम अगर वो नहीं कर रहे, उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, वो कब आए? अभी आजकल किसी को बोले आप वॉक करें, वो कहता है नहीं गर्मी बहुत है, हबस है, मैं कैसे जाऊं? ये ज़रा थोड़ा सा मौसम अच्छा ले, अच्छे से मुराद ज़रा थोड़ी सी ठंड शुरू हो ले। जब ठंड शुरू होती है तो पसीना नहीं आता, फिर हम जितनी मर्जी वॉक करते रहें, दौड़ लगाते रहें। तो इन चीज़ों को देखना। फिर चटपटी चीज़ें जो हमारे यहाँ ना, तेज़ मिर्च मसाला जात और चटपटी मुरगन ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं, इससे हमें इन दिनों में ख़ास तौर पर अवॉइड करना चाहिए। और जो फ्रिज के अंदर हम चीज़ें रख के खा रहे हैं बासी करके, हमें लगता है कि वो ताज़ा है, लेकिन वो बासी तो है ना, वो आज का तो नहीं है। जो आज सुबह नाश्ता कर रहे हैं वो कब पका? कम से कम कल रात को तो पका। तो जो रात को पका वो कहाँ पड़ा था? फ्रिज में। अगर हम फ्रिज में उस कूलिंग में न रखते तो फिर कैसा होता? ख़राब हो गया होता। तो हम फ्रिज से निकालते हैं, बाद चीज़ें ठंडी ठंडी, उसी तरह से बात थोड़ी सी गर्म की या माइक्रोवेव ओवन में गर्म की, ऊपर से गर्म अंदर से ठंडी, और हम उसी तरह से इंटेक कर जाते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को फोकस करना है, वहाँ देखना है। पहले तो है कि हमारा मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप उन चीज़ों से अवॉइड करें। चाय है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत और गर्मी और खुश्की का अंसर पैदा करती है। और आप देख लें कि पहले ही इस मतलब जब हवस और ये वाला सीज़न होता है, इसमें मसाइल किस तरह के, और उसमें आप इस तरह, उसकी बजाय आप कहवा जात लें जो अरब के ख़त्े में जैसे लिए जाते थे। आप एक गिलास पानी लें, उसके अंदर गर्म कर लें, आप उसको गिलास में डाल लें, और पुदीना ताज़ा आपके पास टहनियों समेत पड़ा हो, आप उसको टहनियाँ पकड़ के उल्टा 3-4 टहनियाँ उसके अंदर उल्टी डाल के गिलास में रख दें। 1-आध मिनट के बाद वो हल्का सा ग्रीन होना शुरू हो जाएगा पानी उसका। फिर वो टहनियाँ पकड़ते हैं, ऐसे हिलाते हैं और थोड़ा थोड़ा सिप लेके पीना शुरू कर देते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के कहवा जाते हैं, अदरक ज़ीरा और पुदीना है उसका कहवा है,
आप अदरक, ज़ीरा, पुदीना, दालचीनी, कलवंजी और मुलट्ठी, ये 6 चीज़ों का काबा है। बट डिपेंड ऑन कि आप लेना चाहें, अपने आप को आपने कैसे अच्छा रखना है। हम अच्छा तो अपने आप को रखना ही नहीं चाहते, हम तो कहते हैं जो मिल गया सब कुछ आने दो, माफ़ी कोई। इन तमाम काबों की तासीर भी तो होती है। कहा जाता है बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, जैसे ज़ीरा बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता कि दाने निकल आते हैं, गर्म होता है। बहुत सारे लोगों को ठंडी चीज़ें, बड़ों को, बुजुर्गों को जॉइंट्स पेन है जी, हम ठंडी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। तो तासीर के हवाले से भी बता दें कि क्या असर है? तासीर के पॉइंट ऑफ से ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो आपके इस वक्त सीजनल इशू है कि बरसात है, मौसम इस तरह का है, इसमें हबस है और उसमें ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें जो है वो आती हैं, इसमें दाने भी निकलते हैं जिस्म पे, पित्त हो गई या उसके अलावा छोटे छोटे दाने बनते हैं, फोड़े फिंसियाँ भी आ जाती हैं। तो उन चीज़ों को हमें देखना, जिनको फोड़े फिंसियाँ बन रही हैं उनको ये चाहिए कि वो करेला आजकल आपके पास मौजूद है, आप करेले को लाकर उसका जूस निकाल लें और उसका जूस हल्का सा काला नमक बीच में डाल के आप थोड़ा सा वो इनटेक करें, 1 कप, हाफ कप, डिपेंड ऑन कि आप कितना। करेले का जूस, हाँ ये तो आप इतने आराम से डॉक्टर साहब बता दी जैसे मिंट मार्गरीटा की बात कर रहे हैं। नहीं, वो आप बड़े शौक से पी लेते हैं। देखें कुछ लोग कॉफ़ी लवर्स हैं, कितनी हार्ड कॉफ़ी या कितनी कड़वी वो करके भी उसको ले रहे होते हैं। कुछ लोग चाय की पत्ती को इतना डालते हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं, इतना कड़वा हो जाती है, तो वो भी तो इनटेक करते हैं ना। तो हमें ये फिर नहीं, अगर हम करेले का जूस नहीं लेंगे तो फिर जाके टीके लगवाएंगे और फिर एंटीबायोटिक खाएंगे और उससे जो मैदे में तजाबियत और अल्सर और जो मसाइल स्टमक इशू या डाइजेस्टिव ट्रैक आपका पूरा, और अगर कुछ भी ना हुआ तो फौरी तौर पे आपको लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। फिर आप मोशन रोकने की दवाई खाएंगे तो बुखार आ जाएगा, बुखार को रोकेंगे तो खांसी शुरू हो जाएगी। तो किसी ट्रैक पे हमने डी ट्रैक होते होते कहाँ से कहाँ निकल जाना है। तो अगर हम उन चीज़ों को फोकस करें, देखें तो ज़्यादा अच्छा है। मिठे आ चुके हुए हैं अभी आपके पास मार्केट में, आप इसको लें, ज़रा इसको इनटेक करें, काटें, इसका जूस नहीं निकालना, काटें और उनको आधा के मिनट, और उसके बाद आप इसको डायरेक्टली इस तरह से, आप जैसे हम चूसते हैं ना, च्यू करते हैं, उस तरह से करना है इसको। तो ये अगर अभी लेंगे तो अभी भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इन चीज़ों में जो मसाइल चल रहे हैं, और इसका फ़ायदा आगे चल के इस बरसात के बाद जब मच्छर पैदा हो चुका होता है और फिर मच्छर आपके पीछे पीछे होता है, आपको आगे मुख्तलिफ किस्म के मलेरिया या डेंगू फीवर और इनमें करता है, आपको मलेरिया और डेंगू फीवर होगा ही नहीं। अगर मीठे अगर आपने इस सीज़न में ले लिए, अल्लाह ताला आपको एडवांस में ये वैक्सीन दे रहा है, इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी पैदा होगी, इतना अच्छा आपको कर देगा कि उस वक्त जाके आपको ये मसाइल नहीं होंगे। और वैसे भी आपको जो रूटीन में जिनको साल में 2-4 दफ़ा मुख्तलिफ टाइम में थोड़ा थोड़ा बुखार या कोई 2-4 हफ्ते बुखार आया, फिर दब गया, फिर कुछ अरसे बाद आ गया, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत थोड़े अरसे के लिए ये फल आता है। अच्छा। और इसको हमें चाहिए कि इसको दबा के दर्जनों के हिसाब से एक बंदे को बैठ के और उसको छिलके समेत आप रख के इस तरह च्यू करें या उसको ताकि उसकी कड़वाहट भी थोड़ी सी आए। तो बहुत ये तो डॉक्टर साहब शुगर पेशेंट्स के लिए भी, हाँ ठीक है, उसके लिए कोई मसला नहीं। शुगर पेशेंट जो है ना, उनके लिए अल्लाह ताला ने तमाम कुदरती फल जितने भी हैं सारे वो ले सकते हैं, बट एक दिन में सारे फल रख के वो ना कर लें उसको कि मल्टी फ्रूट वाला काम शुरू कर दें। कोई एक फल दिन में एक दफ़ा, जैसे आज दिल कर रहा है आप 1 या 2 केले खा लें, अगले दिन 1 मौसमी, अगले दिन 1 आड़ू, 2 आड़ू ले सकते हैं, अगले दिन 1-2 सेब ले सकते हैं, अगले दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और, बीच में आप कोई 10-15 दाने अंगूर भी किसी दिन ले सकते हैं, इशू कोई नहीं। शहद आप ले सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 लें, एक साथ ही कॉकटेल बना कर। कॉकटेल नहीं बनाना। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताइएगा डॉक्टर साहब कि जिस तरह से हम आपने बात कर दी खाने की, ये चीज़ खाएं तो आप ठीक रहेंगे। हमारी ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा लगाने पे फोकस करती हैं कि खाने की बजाय उन्हें होता है कि लेप कर लिया जाए, वो फेस पर हो, वो बालों पर हो, तो कुछ लगाने के लिए भी टोटके होंगे जो कि नेचुरल। हमने ना पहले तो ये देखना है कि अपने अंदर को ठीक करें, वो आपका लिवर ठीक है, अगर आपका स्टमक ठीक है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक है, आपको गैसेस नहीं है, एसिडिटी नहीं है, ब्लोटिंग नहीं है, अगर आपके कॉन्स्टिपेशनल इशू नहीं है, आप एक हेल्थी फुल लाइफ इंटरनल सिस्टम के साथ हैं, तो फिर आपके चेहरे पे एक्चुअल ग्लो आएगी, सारा कुछ आएगा। और अगर हम वो अंदर से उधर पिज़्ज़े भी खा रहे हैं, बर्गर शवारमे भी ले रहे हैं, और फेस भी हम चाहते हैं कि हमारा जो है ना वो गिलगित के एप्पल्स की तरह या कोयटा के हिना उड़क
जो सेब है उसकी तरह का हो तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। तो हमें इंटरनल सिस्टम को, खुराक और उन चीज़ों को देखना। ऊपर लगाने से ठीक है, वो कहते हैं ना पुराने दौर की कहावत है, कहते हैं किसी का मुंह लाल देख के अपना चपेटे मार के ना अच्छा, करें। ये बालों का जो मामला है, बाल हम सर्दियों में देखते हैं गर्म पानी से नहाते हैं तब भी बाल गिरते हैं, बरसात के मौसम में भी थोड़ा डैंड्रफ का मामला, बाल गिरने का मामला, उसका हल क्या है? वो भी कुछ खाने से ही ठीक होगा या लगाने से भी हो सकता है? जो डैंड्रफ है ना, वो तो आपको सरसों का तेल लेना है 1 पाव, और उसमें 10 ग्राम आपने डिटॉल डालना है। डिटॉल अच्छा। दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें और उसके बाद अच्छी तरह लगाएं, आपका डैंड्रफ वाला मामला हल हो जाए। एक ही बार लगाएं, आपने 2-4 दफ़ा लगा सकते हैं, और ये बड़ा कमाल की चीज़ है। लेकिन उसके बाद शैम्पू करना होगा या सर शैम्पू से तो जान छुड़ाएं, शैम्पू तो उल्टा आपको तो उससे चिकनाई नहीं रह जाएगी ऑयल की? इसमें सर नहीं, मैं डेली ऑयलिंग करता हूँ। मैं अभी भी सुबह नहा के, उसके बाद मैं सुबह नहा के, वो बचपन की आदत पड़ी हुई है, सुबह उठ के डेली नहाना है और उसके बाद सर में नहाने के बाद तेल लगाना है। और मैं आम रूटीन में भी ऑयलिंग डिफरेंट टाइम में, मतलब हेड मसाज पूरा वो इस तरह से बॉडी मसाज करवाता हूँ, ऑयल से करवाता हूँ। आप रात को सो जाएं, तकिए के ऊपर कोई पुराना तौलिया रखें, सो जाएं और सुबह उठ के आप फिर नहा लें। और नहाने के, अगर मैंने रात को ऑयलिंग की है, सुबह उठ के मैंने नहाना है, तो नहाने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाना है ताकि बालों में चमक भी रहे और वो फ्रेश और हेल्थी रहे, ड्राइनेस ना आए और वो चीज़ें ना, तो हमें शैम्पू से जान छुड़ानी है। अच्छा, लेकिन अब इतना आदी हो चुके हैं हम भी बालों को, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारा स्टाइलिंग होती है, तो बाल उसकी वजह से भी ड्राई होते हैं। उसके लिए फिर हमें मार्केट्स के अंदर तो डिफरेंट किस्म के मास्क मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें भी फिर अगेन केमिकल मौजूद होते हैं। तो घर के अंदर बहुत सारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि जी आंवला, रीठा और सीकाकाई को आप अगर भिगो के रख लें और उसके बाद वो किया जा सकता है, वो नेचुरल शैम्पू बन जाता है। वो भी ठीक है, वो भी किया जा सकता है। उसके अलावा खासतौर पे जिनके बाल गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं या गंजापन आ रहा है, उनको चाहिए कि एक दफ़ा वो जिसको कहते हैं ना हलक करना, जैसे उम्रा में जाते हैं लोग तो हलक में उस तरह लगा के टिंट करवाना। अच्छा। अब वो उस तरह से करवा के, और उसके बाद आपको अचार जो जिसमें हम डालते हैं, सरसों के तेल में अचार डाला होता है, अमूमन घरों में, बहुत सारे घरों में मिल जाता है। वो अचार जो आपको 6-8 महीने या 10 महीने पुराना हो, पहले का डाला हुआ, ताकि उसके अंदर सारे मसाला जात जो है वो अच्छी तरह रच बस गए होते हैं। तो आपको ये 8 के महीने पुराना अचार जो डाला गया था, उसमें से सरसों का तेल निकालें, जो ऑयल था उसके अंदर सरसों का तेल, वो निकालें, उसको थोड़ा सा किसी कपड़े में, बारीक दुपट्टे में या मलमल के कपड़े में ज़रा उसको स्टेन कर लें, और वो वाला तेल जो है अचार वाला पुराना, वो आप सर पे लगाएं, आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। वाह, ज़बरदस्त। तो अब ख़वातीन तो नहीं करवा सकती गंज, वो क्या, वो ना करवाएं तो वो वैसे उसमें वैसे मसाज हाँ वैसे मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा ख़वातीन के बाल लंबे हो सकते हैं जितने भी करने हो। ये कद्दू का तेल, कद्दू जो हम खाते, कद्दू का रोगन, कऊ एक चीज़ है, पंसारी से मिलेगी। कद्दू का रोगन, कऊ का रोगन, खशखाश का रोगन, बादाम का रोगन और कलवंजी का रोगन, यानी पांचों के तेल, कद्दू, कऊ, खशखाश, बादाम और कलवंजी, पांचों का तेल हम वज़न ले लें, जितना भी लेना है, 100 ग्राम ले लें, 5 का आपके पास 500 ग्राम यानी आधा किलो हो गया, इनको मिक्स कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसको हमें सर पे लगाना चाहिए। अक्सर इसकी हमें ऑयल थेरेपी करनी चाहिए रात को, या जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ज़रा को 2-4 घंटे या किसी दिन रात को लगा के आप इसको कर लें, तो आपके बाल लंबे भी, घने भी होंगे, फ्रेश भी रहेंगे, हेल्दी भी होंगे, और आपको यानी मुफ्त में है कि ये नहीं कि आप किसी कंपनी का बना हुआ ले रहे हैं और पता नहीं क्या डालें। और गंजेपन के लिए एक और भी चीज़ बहुत अच्छी है, सफ़ेद रंग का प्याज होता है मार्केट में, आपको प्याज सफ़ेद रंग का भी मिलता है, थोड़ा मिलता है, ज़रा नज़र कम आता है, होता है। आप प्याज लें, उसको कूट के पेस्ट सी बन जाएगी ना उसकी, कूट के थोड़ा, तो उसके बाद किसी मलमल के कपड़े में डाल के उसको थोड़ा सा ऐसे निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। प्याज का पानी भी सर के बालों के लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। ठीक है। दही लगाना जो है वो सर में, लस्सी के साथ बाल धोना जो है, चाटी की लस्सी हो जो गांव में मक्खन निकालते हुए, तो वो जो चाटी की लस्सी है उसको सर पे, उसके साथ सर धोना बहुत अच्छा है आपके। जबरदस्त। वो शैम्पू का खवातीन को कभी कभी बीच में कोई 2-4 दिन या हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम बच्चों समेत सबको देसी घी जो है वो लेके उसमें
बादाम तोड़ के फ्रेश गिरी निकाल के 4-5 गिरियाँ डाल लें, थोड़ा सा आपको 4-6 चम्मच देसी घी ले लें, उसको चूल्हे पर रख के बादाम की गिरियाँ बीच में डाल के उसको थोड़ा सा गर्म होने दें, पकता रहने दें। जब वो बादाम की गिरियाँ ज़रा ब्लैक हो जाएं, जल जाएं अच्छी तरह, तो उसको हल्की आंच पे था आपका वो आप उसको नीचे उतारें और उसको आप सर में लगाएं। ख़वातीन तो लगाया करती थी, बाल 5-5 फुट उतनी जितनी उनकी हाइट होती थी नीचे से जाके काटने पड़ते थे इतने। अब वो हम उन सारी चीज़ों से ना दूर जा चुके। तो बैक टू नेचर होना है, फितरत के करीब आएँ, ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान है और नेचर से ही होनी है और नेचुरल चीज़ों से होनी है। हम अच्छा, अदरक का पानी भी कहा जाता है या अदरक रब करने से भी कहते हैं जहाँ पे बाल नहीं होते। अदरक का कूट के पानी निकालना, लेकिन अदरक ये देखना है कि वो तेजाब से धुला हुआ वाला ना हो। मार्केट में 2 तरह का आता है कि जो हमें बड़ा गोरा सा, क्योंकि हम हर काम में ना वो पड़े हुए हैं खूबसूरत देखने वाला, तो जो बहुत ज़्यादा गोरा सफ़ेद साफ़ सुथरा चमकदार किस्म का नज़र आता है, वो उन्होंने पानी में थोड़ा तेज़ाब डाल के बाकी पानी डाल के उसमें भिगो के रखा होता है 1 आध दिन के लिए, फिर उसको अच्छी तरह ब्रश मार के साफ़ करके वो मार्केट में आया होता है। तो हमें उसको जो अदरक लेना चाहिए मार्केट से, वो हमें वो लेना चाहिए जो देसी या मुरझाया हुआ थोड़ा सा, मतलब वो जो है ना बहुत ज़्यादा साफ सुथरा वो ना हो, जो आपको थोड़ा सा जिसमें लगे कि ये जैसे निकला वैसे ही आ गया हुआ है, तो मंडी से मिल जाता है। आप अपने सब्जी वाले को बोलें कि जी आप जाते हो रोज़ाना मंडी, तो मेरे लिए वहाँ से आधा किलो 1 किलो अदरक वो दूसरा लेके आना है, ये झोला हुआ वाला नहीं जो आप लेके आते हो, तो उसको कूट के उसका पानी निकालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि और एक चीज़ दे दूँ यहाँ पे, अदरक कूट के उसका जो रस निकालते हैं हम, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून अदरक का रस हो और 1 चम्मच शहद मिला लें। अच्छा। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास 2 चम्मच हो गया। अब उसका 2 चम्मच का आप हाफ टी स्पून मतलब हाफ चम्मच रख लें उसका, और आप मुंह में रखें, थोड़ा सा हल्का सा आप उसको मुंह बंद रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हलक में नीचे की तरफ जाएगा सरायत करता हुआ। तो ये जैसे हम लोग सारा दिन बोलते हैं, आप हैं और बहुत सारे लोग, या वो जिनके अक्सर गला ख़राब हो जाता है, या आपका अचानक गला ख़राब हो, तो आप उस दिन ये करके आ जाएं, 2 घंटे के अंदर आपका गला ठीक होगा, फर्स्ट क्लास बिल्कुल ठीक हो जाए। ये छोटे बच्चों के लिए भी यही है, सबके लिए, आजकल किसी के लिए। तो आप उसको देना है, आप 2 चम्मच हो गया ना, 1-1 चम्मच मिक्स करने से, आपने आधा चम्मच मुंह में रखा, उसको ना चूसना है ना कुछ भी नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता हलक की तरफ जाएगा। आप उसके फिर घंटे बाद आधा चम्मच, फिर 1 घंटे बाद आधा चम्मच, फिर 1 घंटे बाद आधा चम्मच, तो टोटल 2 चम्मच थे, 4 डोज आपकी बन गई, और अगले 4 घंटे में से पहले आपका गला ठीक है, ना आपको एंटीबायोटिक लेनी ना कुछ भी नहीं। अदरक का कमाल है और शहद का कमाल है। ज़बरदस्त। और अब ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब के दांतों में ट्रिगर हो जाता है इस मौसम में स्पेशली, वो क्या वजूहात है कि दांतों में दर्द का होना, दांतों में सेंसिटिविटी होना, उसके लिए क्या करें? असल पे हमारे दांतों और मसूड़ों का जितना भी मामला है, ये सारे का सारा स्टमक के साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ है। लेकिन हम डाइजेस्टिव ट्रैक को या स्टमक को या मैदे या उसकी तेजाबियत को और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन अगर पूरी नहीं कर रहा, तो वो ब्लड के अंदर आके हमारे मसाइल यहाँ पैदा कर रहा है। तो हम जाके डेंटिस्ट के पास जाके एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, तो हमें मैदे को और उसको ठीक करना है। सबसे अच्छी पेस्ट जो है ना वो है कि आप 1 चम्मच, 1 प्याली लें छोटी सी या कटोरी लें, उसके अंदर आप 1 चम्मच हल्दी डाल दें, ठीक है, आप नमक डाल दें, और 2 चुटकी आपने मीठा सोडा, 2 चुटकी आपने लौंग का पाउडर, 2 चुटकी आपने दालचीनी का पाउडर डालना है, ठीक है। और उसके बाद इसको आप सरसों के तेल में थोड़ा सा डाल के आप उसकी पेस्ट बना लें मिक्स करके। अगर सरसों का तेल नहीं डालना तो कोकोनट ऑयल जो होता है हमारे पास, नारियल गिरी का तेल, अब वो कुछ लोग सरसों नहीं पसंद करते, हालांकि सरसों ज़्यादा अच्छी है, मैं उसी में करता हूँ उसको। तो बहरहाल नारियल का तेल भी थोड़ा सा डाल के, तो आप उसको गाढ़ी सी पेस्ट बना के किसी कटोरी में आप रख लें, उंगली के साथ लगा लें, ब्रश पे लगाना चाह रहे हैं ब्रश पे लगा लें, इससे अच्छी आपके लिए पेस्ट कोई नहीं, और आपको दांतों की बीमारियां, मुंह के मसाइल, मसूड़ों के मसाइल आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम सोडियम लॉरल सल्फेट और मोनोसल्फेट जो कि सरफ में और साबुन में, शैम्पू में जो झाग बनाता है, वही केमिकल पेस्ट के अंदर है, और वो हमारे दांतों के मसाइल और हमें मुंह के कैंसर तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन हम उस पेस्ट से वो भी यूं करके भर के लंबी सारी जो हम इतना करते हैं, तसल्ली नहीं होती, वो तसल्ली नहीं होती उसकी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है, सिर्फ दांतों की नहीं, पूरे मुंह की। और मुंह आपका जो है वो हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं कि उसके अंदर क्या कुछ है, उसके अंदर कहाँ कहाँ से सलाइवाज आते हैं, और वो हमारी खुराक को उसमें शामिल होना है, यहाँ से वेलकम करना है खुराक को, और एक प्रोटोकॉल के साथ है। जैसे
हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी गए हैं सऊदी अरेबिया में, तो आगे से उनके जहाज़ आते हैं और साइडों से एक प्रोटोकॉल के साथ लैंड करवाते हैं फ़ज़ाई हदूद में, फिर नीचे और आगे कितना प्रोटोकॉल अभी आप दिखा रहे थे। तो इसी तरह आपकी खुराक का भी प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल है जब हम इससे हाथ से खाएंगे, यहाँ से रेजिस निकलती हैं, वो खाने में शामिल होती हैं, फिर आप उसको देर तक चबाएं। अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक दांत के नीचे कम से कम एक दफ़ा चबाएं तो 32 दांत हैं, तो आप 32 दफ़ा एक नवाले को जब चबा के फिर देखिएगा तो जूस की शक्ल, लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा। लेकिन हम यहाँ तो ये चाहते हैं कि अच्छा उसकी प्लेट में इतना कुछ है, इधर इतना है, जल्दी पड़ी हुई है, मुझे पता नहीं मेरे मिले ना मिले, हम कहते हैं चलो अंदर, तो उसे कोई यार आराम से खा लो, चबा के खा लो, तो कहना मैदा कदे हंसते, तो मैदे में दांत नहीं है, दांत यहाँ अल्लाह ने दी है, यहाँ से पीस के सामने वाले काटने के, दरमियान ये वाले तोड़ने के और पीछे वाले पीसने के। तो आप इनमें अच्छी तरह पीस के ग्राइंड करके अच्छी तरह से अगर स्टमक को देंगे तो उस पर बर्डन नहीं पड़ेगा और आप बड़े अच्छे स्टमक भी आपको थैंक यू बोलेगा और बिल्कुल जरा कम होगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील महवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही मुफीद मशवरे अगर आप भी इस मौसम बरसात के अंदर अपना लें तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत सुकून में हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे और नेचर के मज़ीद करीब हो जाएंगे। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मर जाएगा, दीगर आम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सितारों की चाल और बुरूज की कैफियत हमेशा से इंसान की दिलचस्पी का मरकज़ रही है। आप भी मुंतज़िर होते हैं कि हम इस सेगमेंट में बता सकें, फोकास्ट सकें कि हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनसा शाह। जी हाँ, हमारे साथ माहिर इल्म नजूम मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो उनसा वेलकम टू शो कहेंगे आपको, और आप ही से जानेंगे कि आखिर कौन से बुर्ज में इस बार उसके हफ्ते में मोहब्बत लिखी है, सेहत लिखी है, कामयाबी लिखी है, नई जॉब मिलेगी और पैसे की बरसात भी होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं एरीज से, और एरीज वालों के लिए तो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जो पैसों का कार्ड है। तो फाइनेंशियल मामला उनके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। पैसा आएगा, कहीं पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ब्लॉक है, तो वहां से रिकवर हो जाएगा। पैसों की लेन देन नजर आ रही है लोगों के साथ, जैसे नेटवर्किंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, प्रोफेशनली काफी एक्टिव रहेगा एरीज जिनका स्टार है, और लोगों के साथ उनकी कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, डिफरेंट मीटिंग्स हो सकती हैं, किसी ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। सेहत उनकी बहुत अच्छी रहेगी, एरीज वालों की बहुत एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे ये हफ्ता। बहुत सारे ऐसे काम जो इनके इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करेंगे। टॉरस की बात करते हैं, उनके लिए थोड़ा कार्ड 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो थोड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन, सेहत का बहुत ख्याल रखें, आराम करें। अगर काफी दिनों से आप बहुत मसरूफ रहे, बहुत हैक्टिक रूटीन था, तो कुछ आराम के लिए वक्त भी गुजारें। फिर शादी के हवाले से भी थोड़ी सी रुकावटें, डिलेज नजर आ रही हैं, नौकरी के हवाले से भी थोड़े डिलेज हो सकते हैं। फिर जेमिनाई की बात करते हैं, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल पे जा सकते हैं, अब्रॉड जाने का अगर कोई आपने वीजा, इमिग्रेशन वगैरह का अगर आपने अप्लाई किया है तो वो चीज़ मुझे कामयाबी नजर आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी रहेगी, नेटवर्किंग नजर आ रही है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, लव के मामला बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, पसंद की शादी के होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कोई रिश्ता भी आ सकता है, और प्रोफेशनली भी जो है वो आप बहुत ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कैंसर की। यहाँ पे कैंसर के लिए टावर के साथ मून, यानी कि किसी काम पे वो फोकस नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, कभी कोई बात सोचते हैं, कभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अगर कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई स्टेप लेना है, तो फैसला नहीं ले पाएंगे। फिर लियो की बात करते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आगे वाला ये हफ्ता जो है उनको बहुत अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल नजर आ रहा है, हैप्पीनेस नजर आ रही है, घर के मामला उनको बहुत अच्छे रहेंगे, प्रोफेशनली भी उनकी प्रोग्रेस नजर आ रही है। फिर वर्गो की बात करते हैं, वर्गो वालों के लिए जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है, तो थोड़ा सा वर्गो वालों को अपना ख्याल रखें, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने लिए शॉपिंग करें, अपनी टेक केयर करें, थोड़ा सा वक्त निकालें, रेस्ट करें,
खुश अच्छा, रहें। लास्ट और टाइम भी अंसा आपने कहा था कि इनको वर्गों को सेल्फ लव की जरूरत है, इस बार भी अपने वर्गों को मशवरा दिया सेल्फ लव देखिए का। वो अपना ख्याल ये नहीं इतनी करते। खुद ही में मुब्तला हो जाएंगे, इतना ख्याल खुद का रखेंगे तो दूसरों को तो भूल जाएंगे। नहीं तो आप इस पे फोकस करें ना कि अभी तक अपना ख्याल नहीं रख रहे। नहीं, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों को बहुत अच्छी टेक केयर कर सकते हैं, दूसरों को खुश रख सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप दूसरों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर जो कार्ड है कि प्रोग्रेस नजर आ रही है कि अगर आपने कोई कारोबार किया है, कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वहां से भी आपको मुनाफा होगा, फायदा पहुंचेगा। और घर के हवाले से वर्गों वालों का बहुत अच्छा टाइम मिलेंगे नजर आए, औलाद की खुशखबरी भी उनको मिल सकती है। फिर लिब्रा की बात करते हैं जी, लिब्रा वाले चैरियट का कार्ड है, ट्रैवल है। एक तो थोड़ा सा ये हफ्ता चैलेंजिंग हफ्ता होगा, लेकिन जो आपका गोल है वो आप अचीव करेंगे। जिस चीज के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन विद स्ट्रगल। फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो वाले एम्परर का कार्ड है, ईगो पे कंट्रोल करें। अगर आप हर बात में इगोइस्टिक होंगे, जिद स्टबन होंगे, या फिर जो है गुस्सा, एंगर में आपने उसको मैनेज करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है। इसके अलावा कोई अथॉरिटी पोजीशन उनकी मिल सकती है। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उनको बहुत बड़ा कोई ओहदा मिल सकता है, एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, और उनका काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। फिर हम सजिटेरियस की बात करते हैं तो जो भी काम करें इस हफ्ते सोच समझ के करें, दिमाग से फैसला करें, डोंट बी इमोशनल। आपने कोई भी दिल से इमोशनली कोई फैसला नहीं करना है, कोई जज्बाती फैसला नहीं करना है, चाहे बिजनेस है, चाहे रिलेशनशिप है, लव है, शादी के मामला। बहुत सोच समझ के डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। फिर कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। हेरोफेंट, ये हफ्ता बहुत ब्लेस्ड रहेगा आपके लिए। आपके काम में बरकत होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके औलाद को बरकत, खुश रहेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई कमिटमेंट आपकी हो सकती है, तो इबादत की तरफ भी आपका ध्यान काफी रहेगा। फिर एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वाले भी सोच समझ के फैसला करें, दिमाग से सोचें, दिल से कोई फैसला नहीं करना है, कोई जज्बाती फैसला नहीं करना है। ये हफ्ता कोई हो सकता है कोई जॉब या बिजनेस के हवाले से एक्वेरियस कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकता है। शादी के हवाले से भी अगर फैसला करना है तो सोच समझ के करें, बी प्रैक्टिकल। फिर पाइसेस लास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स, और पाइसेस वालों के लिए हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हफ्ता होगा कि अगर कोई काम है, फंस रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। आप गिव अप नहीं करें, कोशिश करते रहें। हाँ, मुझे ये हफ्ता बहुत टफ नजर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए, चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे कारोबारी मामलात हों, चाहे जॉब के मामलात हों, या ट्रैवल पे जाना है, रुकावटें आ रही हैं। लेकिन ये है कि काम आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजेस के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उनसा शाह, माहिर इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरह से उनसा ने बताया है, आप मोहतात रहिए, एहतियात बरतिए, अपने तमाम मामलात में सब्र व तहम्मुल से काम लीजिए, ताकि बजाय इसके कि मामलात खुश उसलूबी से तय हो जाए, बिगड़ ना जाए कहीं। और अगर आप बिगाड़ पैदा कर लेंगे तो उसके बाद उन्हें सुधारने में बहुत वक्त लग सकता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप धीरज रखें। बिल्कुल, तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।